माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर अर्थात लुईस बिंदु सूत्र, जिन्हें आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। किस प्रकार से हम किसी कंपाउंड यौगिक की या पॉलीएटॉमिक आयन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन या कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं और बॉन्ड स्ट्रक्चर हम बनाएं, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। देखिएगा माय डियर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन हमेशा एक डायरेक्शन, एक या तो लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा या अप साइड होगा या डाउन साइड में होगा। किसी भी एक प्रारंभ में ही होगा। ये जब हम आरंभ करेंगे संरचना बनाना और वहाँ पे यदि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमेशा एक सिरे पर होता है। ठीक है, ये सिरा दायां बायां ऊपर नीचे कोई सा भी हो सकता है। दूसरा देखिए, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होता है। इसके पास 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और 6 इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को 2 और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन का ही साझा करेगा। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन या तो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है या एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है या 3 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन की स्थिति ऐसी होती है। और एक इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसके आधार पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। ऐसे ही ऑक्सीजन या तो डबल बॉन्ड बनाएगा या फिर एक और एक 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन बीच में हो सकता है क्योंकि यह 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है इजीली। ठीक है, आइए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पर चर्चा करते हैं HNO3 के। देखिए HNO3 में मैंने अभी आपको बताया कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हमेशा किनारे पे होगा और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसके पास 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के पास 1 है। ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हाइड्रोजन का है, ये डॉट वाले ऑक्सीजन के हैं 1 2 3 4 5 6 और ये क्रॉस वाले ये नाइट्रोजन के हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन इस पे हो गए। अब इसे रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये ऑक्सीजन एक और इलेक्ट्रॉन का साझा इस नाइट्रोजन के साथ कर लेता है। तो इस ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा तो हाइड्रोजन के साथ किया और 1 इलेक्ट्रॉन का साझा नाइट्रोजन के साथ किया। अब नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं और 1 का साझा कर चुका है। तो 5 + 1 कितने हो गए? 6। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 है और नाइट्रोजन के पास भी 6 हैं। दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो दोनों परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। इस प्रकार से इन चारों परमाणुओं का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब HNO3 में तीसरा ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है।
वह कौन सी युक्ति है, वह कौन सा तरीका है, वह कौन सा वे है जिसके द्वारा ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। तो इस नाइट्रोजन के पास एक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो अभी प्रयुक्त नहीं हुआ है बॉन्डिंग में, इसका यूज करता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में, और ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक इलेक्ट्रॉन का साझा तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच भी सिंगल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच दो इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा तो डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको आप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है HNO3 का, ये डॉट स्ट्रक्चर है जिसे बिंदु सूत्र कहते हैं, और ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम बात करें NO2 प्लस। NO2 प्लस यानी कि NO2 प्लस, इसका मतलब क्या है, इसके संपूर्ण आयन से एक नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन जिसमें है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया हुआ है। ये कौन रिलीज करेगा? देखिएगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। देखिए दो कंडीशन है, यहाँ पे NO2 प्लस है और यहाँ पे NO2 माइनस है। देखिए नाइट्रोजन के बाद सेकंड पीरियड में आता है ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से अधिक है, यानी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, या आप कह सकते हैं नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ऑक्सीजन। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो नाइट्रोजन पे और नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो उसको कैरी करेगा। और प्लस कब आता है? प्लस आएगा जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो अगर नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 7 to 5, अब 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक रिलीज कर दिया तो कितने बचे? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे 4। ये प्लस कैरी कर रहा है नाइट्रोजन, तो इसके पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रह गए? 2 and 2, कितने रह गए? 4 रह गए। अब इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, क्योंकि दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों ऑक्सीजन परमाणु नाइट्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करते हैं, और इस प्रकार से नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इन दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा तो डबल बॉन्ड बनेगा। यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ NO2 प्लस का हुआ डॉट स्ट्रक्चर, और ये हुआ बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, बात करें NO2 माइनस, तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ये माइनस चार्ज कैरी करेगा कौन? ऑक्सीजन परमाणु। तो किसी एक ऑक्सीजन परमाणु पे माइनस का चार्ज है। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो कितने हो गए उस पे? 7 हो गए, यानी 1 2 3 4 5 6 तो इसके हैं, एक और कैरी कर रहा है एक्स्ट्रा तो 7 हो गए। तो जिस ऑक्सीजन के पास 7 है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? ओनली 1। तो एक इलेक्ट्रॉन का साझा नाइट्रोजन के साथ किया। अब नाइट्रोजन के पास कितने थे? 5, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया तो कितने हो गए? 6। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन को भी 2 चाहिए और इस ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, और इस कंडीशन में नाइट्रोजन का और इन दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए ये ऑक्सीजन माइनस कैरी कर रहा है, माइनस का मतलब है इस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा है तो सिंगल बॉन्ड लगेगा, और यहाँ पे इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा है तो फिर डबल बॉन्ड बनेगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा NO2 माइनस का।
ठीक है। अब अगर H2SO4 की बात करें तो देखिए H2SO4 का जब डिसोसिएशन होता है तो ये 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस में होता है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही हाइड्रोजन आयनिक हैं, अर्थात ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, पहली बात। दूसरा SO4 माइनस माइनस, इसका मतलब क्या है, सल्फर इज सेंट्रल एटम इन सल्फेट, और ये जो चारों ऑक्सीजन हैं वो ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, सल्फर के साथ। ठीक है, तो पहले सल्फर के चारों ओर ऑक्सीजन अरेंज करेंगे और किन्हीं दो डायरेक्शन में हाइड्रोजन अरेंज कर देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक का साझा किया ऑक्सीजन से, यह ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, यह हाइड्रोजन का है। अब ऑक्सीजन के पास 6 थे, एक का साझा कर लिया, कितने हो गए, 7। तो एक का साझा इस सल्फर के साथ कर लिया इसने, तो इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। जैसे ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने एक का साझा किया है, वैसे इसने कर लिया, ये और ये सल्फर और ऑक्सीजन के बीच। अब ये सल्फर दोनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर चुका है, और सल्फर में इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस से कितने हैं, 6। एक का साझा इस ऑक्सीजन से किया, एक का इस ऑक्सीजन से किया, तो 6 + 2 कितने हो गए, 8। तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर ये दो ऑक्सीजन इसके साथ कैसे जुड़े हुए हैं, वो कौन सा वे है, कौन सा तरीका है, कौन सी युक्ति है जिसके माध्यम से ये सल्फर इन दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है। देखिए इसके पास एक ये फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक ये जो है इस पे लोन पेयर है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं दोनों, तो युग्म बन रहा है एक एक, और यहाँ सल्फर ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हम बात करें H3PO4 पर। देखिए H3PO4 फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p3। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यहां पे 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, 2 8 5, यही तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN में है, KLM। बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं फास्फोरस के पास, 5 हैं। लेकिन इसका जो वैलेंसी सेल है वो कौन सा होता है, थर्ड सेल होता है, और थर्ड सेल में 3d ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं, 3d ऑर्बिटल। आपको मैंने बताया था क्वांटम नंबर्स में भी थर्ड सेल में कितने सब सेल होंगे, 3 होंगे। तो इसमें जो है फ्री 3d ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फास्फोरस है ये अपने ऑक्टेट का इसका विस्तार कर सकता है, उसको एक्सपेंड कर सकता है, फैला सकता है। फास्फोरस अपने अष्टक का प्रसार कर सकता है और सल्फर भी कर सकता है। ठीक है, अब H3PO4 की संरचना पर हम डिस्कस करें तो देखिएगा कि हाइड्रोजन तो हमेशा किनारे पे एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा ऑक्सीजन के साथ, वैसे ही तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, फास्फोरस के पास 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं, एक का साझा किया इस ऑक्सीजन के साथ, एक का इस ऑक्सीजन के साथ, और एक का इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इस कंडीशन में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फास्फोरस में 3d ऑर्बिटल्स होते हैं प्रेजेंट, इसलिए अपने ऑक्टेट का प्रसार कर सकता है। ऑक्टेट का प्रसार करने से तात्पर्य है कि तत्व की जो वैलेंसी है, जो संयोजकता है, वो मोर देन 4, 4 से अधिक हो सकती है। अष्टक नियम क्या कहता है, अष्टक नियम के अनुसार उसके वैलेंसी सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और तत्व की जो वैलेंसी है वो मैक्सिमम 4 हो सकती है। ठीक है, लेकिन
ऑक्टेट रूल का अगर प्रसार होता है तो उसके अनुसार जो आधुनिक मत है कि जो तत्व है उसके जो बाह्य कोश है, जो वैलेंसी शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक हो सकती है और तत्व की संयोजकता भी 4 से अधिक हो सकती है। तो यहाँ पे ये फास्फोरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का साझा ये इस ऑक्सीजन के साथ करता है और ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे ये जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल में वो कितने हो गए? मोर देन 8, 2 + 2 + 2 + 4, यानी कितने हो गए? 10। ऐसी कंडीशन में इसकी वैलेंसी कितनी होगी? मोर देन 4, 4 से अधिक होगी। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड ही लगेगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रही है सारी कंडीशंस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयर है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा। तो ये जो है स्ट्रक्चर होगा H3PO4 का, ठीक है। समझ में आ गई बात? देखिए H3PO3 का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसकी जो बेसिसिटी होती है, इसकी जो क्षारकता होती है वो होती है 2, क्योंकि H3PO3 के जो लवण होते हैं वो होते हैं Na2HPO3 टाइप, यानी इसमें केवल जो आयोनिक हाइड्रोजन हैं ये होते हैं 2। नंबर ऑफ आयोनिक हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2। इसका मतलब क्या है कि इसमें केवल 2 POH बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही आयनिक होता है, फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन आयनिक नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम केवल H3PO3 का ये स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं कि भाई ये H3PO3 हो गया, ये भी तो H3PO3 हो गया, लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। ये हाइड्रोजन यहाँ पे फास्फोरस के साथ अटैच होता है, क्योंकि इसकी जो बेसिसिटी है, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो ये दर्शाती हैं कि इसमें केवल 2 ही ऐसे हाइड्रोजन हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं और ये ऑक्सीजन इस फास्फोरस के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ये फास्फोरस इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है और ये जो ऑक्सीजन बचता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी फास्फोरस इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनेगा, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और P से सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कंबाइन होता है। काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत आता है एग्जामिनेशन में। H3PO3 इसकी बेसिसिटी भी पूछता है और इसी के बिहाफ पे इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार भी पूछ लेता है। एक और स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूं, KMnO4। देखिए KMnO4 में K+ और MnO4- के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड है, तो आयोनिक बॉन्ड तो डायरेक्शनल होते नहीं हैं, दिशात्मक होते हैं, क्योंकि आयनिक बंध के जब बनते हैं तो आयनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, जिन्हें आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हो। स्थिर वैद्युत बल जिन्हें कहा जाता है। अब देखिए जो मैंगनीज है उसका एटॉमिक नंबर है 25, ठीक है। देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। अब एक्चुअली जो इसका वैलेंसी शेल है वो तो है 4th, लेकिन ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में n-1 d ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल है वो ns एनर्जी लेवल के लगभग नियर अबाउट होता है। ns और n-1 d ऑर्बिटल की ऊर्जा का जो अंतर है वो काफी कम होता है, इसलिए n-1 d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं हैव ए टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, यानी n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। ये एक कारण होता है कि ट्रांजिशन मेटल वेरिएशन वैलेंसी या वेरिएबल वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा MnO4- अगर हम बनाए सबसे पहले तो मैंगनीज के पास ये 7 इलेक्ट्रॉन हैं
और जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। Mn मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो ये जो माइनस चार्ज है यानी एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कौन कैरी करेगा? ऑक्सीजन कैरी करेगा। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो 7 हो गए, और मैंगनीज के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया तो इसके कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब MnO4 माइनस का मतलब क्या है कि Mn के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वह कौन सा वे है जिससे ये 3 अलग अलग ऑक्सीजन मैंगनीज के साथ जुड़े हैं? यहाँ पे आप देखें कि मैंगनीज के पास 1, 2 और 3 फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो कहीं भी बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हुए हैं। मैंगनीज इन तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज करता है और प्रत्येक ऑक्सीजन के साथ एक एक पेयर का साझा करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर फिर बन के आएगा बॉन्ड स्ट्रक्चर O-, इसको न्यूट्रल कर रहा है ये वाला K+, O- और K+, इस पूरे आयन के बीच में ये कौन सा बॉन्ड है? ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है जिसे आप आयनिक बॉन्ड कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि Mn के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O- और ये K+, यहाँ कौन सा बंध है? आयोनिक बंध है। अब इस चार्ज को बाहर ले लेंगे और चार्ज जैसे ही बाहर आता है ये चार्ज आ जाता है सेंट्रल एटम पे, और सेंट्रल एटम है मैंगनीज, यानी कि ये वाला माइनस किस पे आ गया? मैंगनीज पे, यानी मैंगनीज पे एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मानेंगे जब हम इसे क्लोज कर देंगे। तो मैंगनीज के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो कौन सी युक्ति है? देखिए सिंगल बॉन्ड से तो ऑक्सीजन कंप्लीट होगा नहीं। ठीक है, जब ये माइनस अगर Mn पे आ गया तो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाएगा, और जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा कि MnO4 का, Mn चारों ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है और ये -K+ द्वारा न्यूट्रल है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर बनाएंगे इनको, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इनको आप बनाना सीख जाएंगे। ओके, थैंक यू।